हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका स्टडी का टाइम टेबल आपने सेट कर रखा है, डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग पेट 2023 के बारे में बात करेंगे। टॉपिक क्या है? वो सिंधु सभ्यता के बारे में बात होगी। मुख्य बिंदु आप देख रहे हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, सुरकुर्दा और भी इससे जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि खोजकर्ता कौन है और सबसे पहले खुदाई का काम किसने किया, साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं और कौन से साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से भी पूछे गए हैं और अब भी बहुत पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये आपके जो है सब्जेक्ट में ही दिया गया है। तो पूरी तरह से इसको पढ़ेंगे। आज कम समय में ज़्यादा टॉपिक्स हैं, यानी कि बहुत ही कम समय में कोशिश किया जाएगा कि सारे टॉपिक को हम एक बार देख लिया जाए। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बस रिवीजन के तौर पे ये क्लास आई हुई है, तो आई होप आपको पसंद आएगी। सभी टॉपिक को बहुत आसान भाषा में समझेंगे और टॉपिक वाइज करके चीज़ों को बनाया गया है। सभी महत्वपूर्ण बिंदु एक ही क्लास में हो जाएगी। इसके बाद आपको अदर क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से नोट डाउन कर लेते हैं, अगर आप पहले से पढ़ें तो सिर्फ देख लेंगे तो आपका एक प्रकार से रिवाइज हो जाएगा, तो बढ़िया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है टॉपिक्स और क्या है चीज़ें, उनके बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले पेज पे कि कौन सा टॉपिक और कहाँ से शुरुआत है उसके बारे में। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी अपने से नहीं बताना है। अगर कहीं प्लस पॉइंट मुझे लगा कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो मैं वहाँ पे ज़रूर आपको नोट डाउन करवा दूंगी या मैं आपको बता दूंगी। तो यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु संस्कृति सभ्यता के नाम से जानी जाती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से लगभग में सिंधु सभ्यता के सिंधु नदी के जो है आसपास में मिली हुई है, तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। पाकिस्तानी पंजाब में स्थित हड़प्पा नगरी संस्कृति की एक महान खोज की थी। ठीक है, जो पाकिस्तान में पंजाब है वहाँ पर जो हड़प्पा नगरी संस्कृति है, लगभग एक महान खोज की गई थी 1853 ईस्वी में। ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनके मन में विचार आया, जिन्होंने ये साक्ष्य देखे कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम ही हैं वो, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की मुहर पहली बार देखी थी। मुहर के ऊपर वृषभ और कुल 6 अक्षर अंकित थे। 1921 ईस्वी में जब भारत पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने, जिन्होंने कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी, तो हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की। तब इनकी संभावनाओं की चर्चा होने लगी कि यहाँ पे और भी चीज़ें अधिक हैं जो हम अभी नहीं जानते हैं। अतः इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता या सैंधव सभ्यता रखा गया। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है कि सबसे पहली खुदाई हड़प्पा की हुई थी और बहुत ज़्यादा अवशेष हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये प्लस पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। आगे है भौगोलिक विस्तार, कहाँ से कहाँ तक का इसका विस्तार था, उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैप के हिसाब से हम समझ लेते हैं कि कुछ जो स्थान हैं पाकिस्तान में भी मिलते हैं और स्थान जो है भारत से भी मिलते हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर से लिया जाए तो मांडा, ठीक है, फिर यहाँ पे रोपड़, बनवाली, कालीबंगा, आलमगीर, यानी कि अगर आप रखें इसको तो यहाँ से ये मांडा और आलमगीर तक इसका क्षेत्र रहा और यहाँ पे लोथल। ठीक है, देखिए सुरकोटदा और लोथल, तो ये एक प्रकार का। ठीक है, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता, आप यानी कि हड़प्पा स्थल, उसके बाद मोहनजोदड़ो आप देख सकते हैं, और इसके बाद सुतका गैंडोर, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सुतका गैंडोर यहाँ पे होगा। तो इस प्रकार से एक त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है, ऐसी जो पूरी तरह से तो नहीं बनती। इस तरह से आप जो है इसको बता सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से त्रिभुजाकार नहीं बनती, लेकिन फिर भी इसको त्रिभुजाकार आकृति में रखा गया है और एनसीईआरटी इसको मानती है, तो हमें भी मानना है। तो ये बात हो गई। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी कि चंद्रगुदड़ो, कालीबंगा भी है और बनवाली भी है, रोपड़ भी है, तो इसको ध्यान से देखें और कई बार रिवाइज करें, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसके विस्तार में चलते हैं और क्या चीज़ें हैं जो हमें जाननी आवश्यक है, तो देख लेते हैं। कुछ इसके नीचे होना चाहिए था फिलहाल, जो कि कहा गया था कि मैं फिर भी बोल देती हूँ कि जो कि पूर्व में इस तरह से हम बांटते हैं मैप में जो दिशा को, तो पूर्व में आलमगीर और उत्तर में
मांडा, पश्चिम में सूत्का-गैंडोर और दक्षिण में आपका लोथल। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं बटी हुई हैं, इसको आप याद रखेंगे। आई होप आपको चीज़ें याद रहेंगी। और 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है इसका क्षेत्र रहा था सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ पे देखते हैं काल निर्धारण सभी वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, तो उनके हिसाब से देख लेते हैं कि जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व इसकी समयावधि बताई थी। अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व बताई थी। माधव स्वरूप वत्स ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व बताई थी। और जी.सी. ग्रैड ने 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसका काल निर्धारण किया था कि इसका समय यहाँ से यहाँ तक लगभग में रहा होगा। मार्टिमर व्हीलर जो थे उन्होंने 2500 से 1500 लगभग ईसा पूर्व उन्होंने बताया था। फेयर सर्विस जो थी वो ये एक चीज़ का नाम है, ऐसा कि नहीं किसी व्यक्ति का नाम है। इसने जो है 2000 से 15 साल पूर्व जो है अब तक ऐसा अनुमान लगाया था। रेडियो कार्बन डेटिंग जो थी उसने बताया कि 2300 से 50 से लेके 1750 ईसा पूर्व तक लगभग इसका काल रहा होगा। एनसीईआरटी जो कि मानती है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको हमें याद रखना है, 2500 से 1800 ईसा पूर्व जो एनसीईआरटी मानती है, तो हमको इसके हिसाब से ही चलना है, क्योंकि आप जानते हैं जो एग्ज़ाम के टाइम में जो आने वाले हैं क्वेश्चंस वो इसी प्रकार के आने वाले हैं, तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आने वाले हैं। तो डीपी अग्रवाल क्या मानते हैं कि 2300 से 1750 ईसा पूर्व ये मानते हैं सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण ये करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लगभग में इसका समय काल रहा होगा। आगे देखते हैं काल निर्धारण, यहाँ पे होगा काल निर्धारण। ठीक है, काल निर्धारण के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल द्वारा किया गया है कि इन्होंने ही सबसे पहले शुरुआत की कि लगभग में इसकी काल अवधि इस सभ्यता की कितनी रही होगी या क्या रही होगी। इन्होंने 1931 में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व निर्धारित किया था। ठीक है, और इन्हीं के साथ जॉन मार्शल के साथ ही सभी जो अधिकतर वैज्ञानिक थे वो इन्हीं के मत को मानते हैं, तो हमें भी यही लेके चलना है। एक एनसीईआरटी का अगर ऑप्शन में मिलता है ये तो चीज़ें सही रहेंगी। देखते हैं साक्ष्य से पता चलता है क्या। साक्ष्य थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है यहाँ। साक्ष्य से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रकार की प्रजातियाँ थीं। कितनी प्रकार की? 4। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मैंगोलाइट। तो देखिए प्रोटो जो ऑस्ट्रियाइड जाति है ये हम एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले लिंग पूजा की शुरुआत कहाँ से लगभग दिखाई गई, किस प्रजाति से आई सिंधु सभ्यता की, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से आई है। ये आप एक प्लस पॉइंट याद रखिएगा। फिलहाल ये सारी चीज़ें आगे दी गई हैं, चलिए देखते हैं क्या है। अब देखते हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा सिंधु सभ्यता के निर्माता को द्रविड़, सुमेरियन, बाहिक, असुर, दारू, आर्य प्रजातियों से संबंधित बताया गया है, किंतु अधिकतर विद्वान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर द्रविड़ को ही सिंधु घाटी सभ्यता को निर्माता मानते हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण जो है द्रविड़ में हुआ होगा। तो ये चीज़ आप इसको याद रखिएगा, हमें भी यही मानना है, जहाँ सभी विद्वान अपना मत रख रहे हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य एवं वस्तुएं, देखिए जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे मेन पॉइंट जो वो टॉपिक पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले है हड़प्पा। क्या है हड़प्पा? हड़प्पा के बारे में बात करें तो खोजकर्ता जो रहे हैं वो दयाराम साहनी, और किस सन में खोज हुई थी, यानी कि खुदाई का काम हुआ था शुरू, वो 1921 में हुआ था। तो याद रखिएगा आप कनिंघम के नाम से कि कनिंघम जी जो थे उन्होंने चीज़ों को सबसे पहले मोहर देखी थी, तो उनके मन में एक विचार आया था कि यहाँ जो साक्ष्य हैं किसी भी नई प्रजाति का या कुछ नई चीज़ें यहाँ पर हैं जिससे मिलना संभव है, तो उनके मन में ये विचार आया था। लेकिन दयाराम साहनी भारत में पूछा जाए तो इन्होंने जो है खुदाई सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा की। नदी जो है वो रावी नदी यानी कि हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है लगभग में, तो रावी नदी के हैं। स्थान जो है वो पाकिस्तान, और आपको बताना है कि पाकिस्तान के किस ज़िले में, ये आपको बताना है। ठीक है, फिलहाल आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो आगे है कि कब्रिस्तान R37, यानी कि एक बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान मिला। वहाँ पर कुछ
ऐसा कि नहीं दफनाया गया था चीज़ों को, ऐसा नहीं कि बहुत सारी लाशें एक साथ दफनाई गई थी, नहीं, ऐसा तो मोहनजोदड़ो में हुआ था। युद्ध का प्रमाण जहाँ से मिला है, लगभग इतनी सारी लाशों के ढेर हैं वहाँ मोहनजोदड़ो में कि चीज़ें ऐसा लगता है कि वहाँ पे युद्ध का प्रतीक है, ऐसा माना जाता है शवों को देखकर। लेकिन यहाँ पर कब्रिस्तान जैसे कि व्यवस्थित तरीके से कब्र बनाई जाती है, उस तरह से कब्रिस्तान मिला, जिसे R37 के नाम से जाना जाता है। एक बर्तन पर बना मछली का चित्र, शंख का बना बैल। देखिए, बैल तो मिला है, लेकिन अजीब बात यह है कि गाय से अपरिचित, ये परिचित नहीं थे, ये गाय से अपरिचित थे। लेकिन बैल जो है वो शंख पर बना बैल था, यानी कि शंख पर बैल का चित्र था। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, प्रकृति को मानते हुए यहाँ पे ये लोग दिखाई दे रहे हैं कि प्रकृति को किस प्रकार से उस समय भी ये माना जाता था कि एक स्त्री से ही प्रकृति की निर्माण हुई है। समाधान पेटिका, समाधान पेटिका, ठीक है, समाधान पेटिका, पीतल का बना इक्का, इक्का चलता था। ईंटों का वृत्ताकार चबूतरे, यानी कि जो ईंट थी उनकी वृत्ताकार चबूतरे थी, ठीक है। गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष मिले हैं। स्वास्तिक, स्वास्तिक चिन्ह जो अभी आप इस तरह से देखते हैं, ये इस चिन्ह का जो है सबसे पहले जो है एक ही जगह वो मिला भी है, हड़प्पा में ही, और किसी भी स्थल पे जो है स्वास्तिक चिन्ह नहीं मिला है। सीपी का पैमाना, कुम्हार का चाक इम्पॉर्टेंट है जो, उसको याद रखिए। कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृदेवी की मूर्ति, एक सींग वाला बैल, यानी कि वही शंख पर बना जो बैल था, एक सींग वाला बैल, या इसको गैंडा कह सकते हैं। जिस भी बुक में देखेंगे आप थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। वैसे मातृदेवी की मूर्ति हड़प्पा में कम पूछा जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में रहता है तो आप हड़प्पा लगा सकते हैं अगर मोहनजोदड़ो न हो तब। लेकिन अगर मोहनजोदड़ो हो तो आप मोहनजोदड़ो को ही प्रेफर करेंगे, अगर मातृदेवी की मूर्ति, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ वहाँ जो है कांस्य की मूर्ति मिली हुई थी, तो ये बात मोहनजोदड़ो में, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसको रखिए। कुम्हार का चाक इम्पोर्टेंट है, अन्नागार, श्रमिक आवास, और एक सींग वाला गैंडा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको आप याद ही रखेंगे और ये तीनों चीज़ें आनी तय हैं अगर इनसे प्रश्न बनते हैं तो। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो। खोजकर्ता जो है वो राखल दास बनर्जी हैं। कौन है, नाम याद रखिएगा, उसके दया राम साहनी थी हड़प्पा की, और मोहनजोदड़ो के हैं राखल दास बनर्जी। और स्थान जो है वो पाकिस्तान की किस जगह पर प्रॉपर है वो आप बताएंगे। नदी जो है सिंधु नदी है, क्योंकि खुद से आप अगर ढूंढेंगे तो सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग। मुझे लगता है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप बेहतर सीख पाते हैं कहीं अदर सीखने से, क्योंकि आप बुक से सीखते हैं, खुद से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं और वीडियोस से सीखते हैं, तो ये बेहतर हो जाता है आपके लिए। फिलहाल बात करते हैं कि शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टेला, यानी कि बहुत ज़्यादा मृतकों यानी शवों को देखा गया यहाँ पे, तो मृतकों का टेला शाब्दिक अर्थ इसका है, मोहनजोदड़ो का अर्थ ही है जो है मृतकों का टेला। शासन व्यवस्था यहाँ जनतंत्रात्मक थी, यानी कि लोगों की बातों को सुना जाता था, जैसे कि अभी है, ठीक है। क्या है चिन्ह, क्या है साक्ष्य, उनके बारे में बात कर ली जाए तो स्तूप का अवशेष, ठीक है। वृहद स्नानागार, यानी कि सबसे बड़ा स्नानागार जो है वो यही मिला है। तो अगर पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा जो स्नानागार था वो यही था, ठीक है। मातृदेवी की मूर्ति जो कि कांसे की बनी हुई थी, ठीक है, कांसे की। यहाँ के लोग सोने से अपरिचित थे, किससे, सोने से अपरिचित थे, सोना यहाँ पे नहीं मिला था, तो सोना नहीं जानते थे कि सोना कोई ऐसी धातु है। कांस्य की मूर्ति थी। राजमुद्राक, योगी की मूर्ति थी, यानी कि जो संत लोग होते हैं उनकी। सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला, घोड़े के दांत मिले हैं, मिट्टी का तराजू, हाथी का कपाल खंड मिला है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी शिव की मूर्ति है। कुंभकारों के 6 भट्ठों का अवशेष मिलता है यहीं से, युद्ध का प्रतीक है। तांबे का ढेर जो कि पिघला हुआ तांबा था, ये कैसा था, पिघला हुआ तांबा, तो पिघले हुए तांबे का ढेर मिलता है। पुरोहित आवास मिलता है। सबसे मोस्ट पॉइंट की चौड़ी सड़कें हैं, कैसी सड़कें हैं, चौड़ी सड़कें हैं, तो ये चीज़ रहा। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको जो कि खोजकर्ता कौन है, स्थान और नदी। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मृतकों का टेला और बृहद स्नानागार और चौड़ी सड़कें हैं यहाँ की, पुरोहित आवास है। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको याद ही रखनी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं।
और भी इससे जो संबंधित प्रश्न बनने वाले हैं आगे मुख्य बिंदु पर रखी गई हैं। फिलहाल देखते हैं आगे चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो की बात कर ली जाए तो खोजकर्ता MG मजुमदार जी हैं। स्थान सिंध पाकिस्तान में और नदी जो है वो सिंधु नदी है। ठीक है। और साक्ष्य की बात कर ली जाए फटाफट तो मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा पर बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ मुद्राओं को बनाना, अस्थि और सीप मनकों को बनाना, ये यहाँ पे प्रमुख केंद्र था कि चंदहुदड़ो में ये चीज़ें बनाई जाती थी। वक्राकार ईंटें, यहाँ पर ही सिर्फ आपको पूरे हड़प्पा सभ्यता में कहीं नहीं, सिर्फ यहीं पर जो है वक्राकार जो है ईंटें मिली हैं, जो अब की आकार की ईंटें हैं, वक्राकार ईंटें हैं जो वो यहीं मिली हैं। कुत्ते बिल्ली का पीछा करते पदचिन्ह मिले हैं। ठीक है। अलंकृत हाथी, कंघा मिला है, लिपस्टिक यानी कि औरतों वाली सामान जो पसंद की जाती है, यानी कि यहाँ पे जो है छोटी मोटी जो कारीगरी थी और एक बड़े पैमाने पे मनका बनाने का उद्योग यहाँ पे किया जाता था, यानी जो मटके हैं उनका उद्योग किया जाता था यहाँ लोथल में। अब अगर पढ़े हैं तो आपको याद होगा। तो 4 पहिए वाली गाड़ी, सुई धागा, गुड़िया, औद्योगिक शहर, ठीक है, शहर, छोटा शीशा और काजल यहाँ पे मिली है, लेकिन हाँ चूड़ी यहाँ पे नहीं मिली है, जो कि इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा साक्ष्य है जो चंदहुदड़ो में नहीं मिला है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे औरतों की सारी सामान है, लेकिन यहाँ पे चूड़ी नहीं मिली है। ठीक है, चूड़ियाँ नहीं मिली हैं, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं चूड़ियाँ कहाँ मिलती हैं, अगर आपको पता भी होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है। देखते हैं लोथल। लोथल सबसे मुख्य बिंदु और सबसे ज़्यादा जो टॉपिक है ये यही है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा, चंदहुदड़ो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सुरकोटदा से और भी जो है हमसे तो बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए कुछ जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को रखा गया है ताकि आप बस एक रिवाइज कर लें। लोथल क्या है, खोजकर्ता कौन है, SR राव हैं। स्थान गुजरात है आपका भारत में, और नदी भोगना नदी हो जाएगी आपकी। क्या क्या साक्ष्य मिला है देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट जो है कि सागर तट पर स्थित पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह यहाँ माना जाता था। अब क्यों माना जाता था कि यहाँ पे बंदरगाह मिले हैं, और व्यापार मनके का यानी कि मटके का किया जाता था। जो अलंकृत मटके थे वो भी काले और लाल रंग से जो है उनको रंगा जाता था मिट्टी के द्वारा। धान और बाजरे का साक्ष्य फारस की मोहरें मिली हैं, तो इससे पता चला कि यहाँ पे आयात निर्यात होता था, तो वो जो है मोहरें देकर चीज़ों को खरीदा या बेचा जाता था। धान की भूसी, मनका उद्योग के साक्ष्य, ठीक है, यानी कि यहाँ से मटकों को बेचना और आयात निर्यात करना था। तांबे का कुत्ता यहाँ पे मिला है। दिशा मापक यंत्र, 3 युगल समाधियाँ, यानी कि एक एकल समाधान तो आप जो है हड़प्पा में आपने देखा कि वहाँ पे जो है कब्रिस्तान में एकल समाधान था, एक एक व्यक्ति को दफनाया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 3 युगल समाधियाँ मिलते हैं, एक ही कब्र में 1 या 2 लोगों की को जब दफनाया जाता है, तो इस प्रकार से 3 जगह, जो 3 जगह है वहाँ पे 2-2 लोगों को क्या किया गया है, दफनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि तराजू मिले हैं और दरवाजे जो है वो मुख्य द्वार पर खुलते थे, और सभी जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल है वहाँ पे जो घर थे या मकान थे, उनके जो द्वार थे वो पीछे की तरफ खुलते थे, सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, लेकिन इनके दरवाजे जो थे वो सड़क की तरफ खुलते थे, मुख्य द्वार की तरफ खुलते थे, तो ये एक प्लस पॉइंट है, आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं कालीबंगा। खोजकर्ता कौन है, बीबी लाल और BK थापर। स्थान जो है गंगानगर राजस्थान में, जो कि भारत में स्थित है। नदी घाघरा नदी हो जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष यहीं से मिलते हैं। और आयताकार 7 अग्निवेदिका, जुते हुए खेत, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से सिर्फ कालीबंगा में ही जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कांच की चूड़ियों का अवशेष मिला है या साक्ष्य मिला है, तो वो कालीबंगा होगा, ना कि अभी अभी आपने जो पढ़ा वो। ठीक है, सिलबट्टे
सूती कपड़ों की छाप, बेलनाकार मोहरे। यहाँ पे देखिए मोहरे तो हर जगह मिली, फारस की मोहरे कहाँ मिली हैं, तो लोथल में मिली हैं, जहाँ से आयात निर्यात की बातें हो रही थी, जहाँ पे बंदरगाह का साक्ष्य मिला था। लेकिन यहाँ पे बेलनाकार मोहरे मिली थी। ईंटों से निर्मित चबूतरे, जैसे कि आपने देखा था पीछे हड़प्पा में भी। कुंड शल्य क्रिया थी, अग्नि कुंड के द्वारा जैसे हवन करना, ये सारी चीज़ें की गई थी। मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ थीं। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य हैं, इसीलिए वैज्ञानिकों में ये मत होता है कि हो सकता है कि किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से भी ये जो है सभ्यता है वो नष्ट हो गई, या बहुत अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है बात। अगली टॉपिक पे देखा जाए तो बनवाली है। बनवाली खोजकर्ता रविंद्र सिंह हैं, और इन 2-3 बुकों में अलग अलग नाम दिया है, तो आई होप आप इस कन्फ्यूजन को समझ पा रहे होंगे। तो रविंद्र सिंह ही मुझे लगता है कि ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा। इनका दूसरा नाम अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्थान हरियाणा है। नदी जो है वो रंगोई नदी है, रंगोई नदी, ठीक है, रंगोई, रंगोली नहीं, रंगोई नदी है। कौन सी नदी है? रंगोई नदी है, रंगोई नदी है। हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने मिले हैं। क्या मिले हैं? हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने मिले हैं। तांबे के वाड़ाघर, यानी कि बाढ़ जो है वो तांबे के मिले हैं बहुत सारे। तिल, सरसों का ढेर, सेल खड़ी एवं पकाई मिट्टी की मोहरें। यहाँ पे जो ज़्यादा मोहरें थी वो सेल खड़ी की, यानी कि जिस प्रकार से अब आप घड़े देखते हैं उस तरह से, कि अच्छे से मिट्टी को पूरी तरह से लाल पकाकर उसको कलर करके सेल खड़ी के द्वारा जिसे कहा जाता था, तो मोहरे तब वैसी थी। सड़कें जो थी टेढ़ी मेढ़ी थी, नालियाँ खुली हुई थी, ग्रामीण सभ्यता थी। पूरे सिंधु सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में आपको किसी भी स्थल पर, किसी भी जगह पर आपको ग्रामीण सभ्यता नहीं मिलेगी। लेकिन बनवाली इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर ग्रामीण सभ्यता थी, यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। जैसे कि और सभी जो उस टाइम में रहे होंगे स्थल या जगह वो विकसित रहे होंगे, ये थोड़ा सा विकासशील रहा होगा उस समय। तो ग्रामीण सभ्यता थी और सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, जो कि आप लोगों ने देखी कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो सड़कें थी वो चौड़ी थी, सीधी थी और द्वार तक जाती थी, ठीक है। आगे देखते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा लास्ट है, जिससे बहुत ज़्यादा ना ही टॉपिक है और ना ही ज़्यादा पूछा जाता है। फिलहाल बात कर लेते हैं। खोजकर्ता जगत जोशी हैं। स्थान जो है वो गुजरात में है। घोड़े की अस्थियां, कब्रगाह और कलश समाधान मिला है, यानी कि लोगों को मरने के बाद उनको एक बड़े से कलशे में जो है दफनाया जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं। मुख्य बिंदु जो इस पूरे टॉपिक का रहा है, जो हम लोगों ने मेन पढ़ा भी, और मेन ये भी मुख्य है, इसको लिखते चलिए या याद करते चलिए। वैसे इन सभी टॉपिक को अगर आप लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखते हैं क्या है कि हड़प्पा कालीन 4 विशालतम नगर, यानी कि हड़प्पा कालीन के 4 सबसे विशाल नगर पूछेगा, नगर, शहर, तो क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा तथा धौलावीरा है। धौलावीरा को 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया था, 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया था, ठीक है। और सबसे विशालतम 4 नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और धौलावीरा हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा था। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में क्या किया जाता था? शव को जलाया जाता था, जबकि हड़प्पा स्थल पर शवों को दफनाया जाता था। और ये ग्रिड पद्धति की, मतलब घरों को जो बनाने का इन्होंने वो पद्धति अपनाई थी, उसे ग्रिड पद्धति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ये चीज़ें जो इनके घर रहते थे, ठीक है, वो दुर्ग से, मतलब कि एक जो पूरा कॉलोनी थी उसको एक सुरक्षित तरीके से, जैसे अब पहले के राजा महाराजा थे जो क्या करते थे, पूरी तरह से बाउंड्री मरवा देते थे अपने महल के चारों तरफ, तो उस तरह से कस्बाओं को घेर दिया जाता था, ठीक है। बस एक ही जगह पे है जो कि दुर्ग रहित है, वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित थे। प्रत्येक शहर कितने भागों में? 2 भागों में, जबकि धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित था। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, धौलावीरा 3 भागों में और सभी नगर जो है वो सिर्फ 2 भागों में विभाजित थे। मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था और हड़प्पा में दफनाया जाता था सबों को। कृषि हड़प्पा सब अर्थव्यवस्था का मूल आधार था, यानी कि जीने खाने की जो वो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि बेस्ड थी, ठीक है।
एग्रीकल्चर बेस्ड थी। हड़प्पा में मिली मोहरों में सर्वाधिक सेल खड़ी से निर्मित है, तो ये बात हम लोगों ने पहले कर ली। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, यानी देखिए वो बाण से परिचित थे लेकिन तलवार से परिचित नहीं थे। बैल के साक्ष्य मिलते हैं लेकिन गाय के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सिंधु सभ्यता को लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। किसका? शहद का प्रयोग करते थे। मेलुहा शब्द सिंधु सभ्यता से संबंधित है, यानी कि पूछ लिया जाता है मेलुहा शब्द किससे संबंधित है, बता दिया जाए। मेलुहा शब्द जो है मेसोपोटामी की जो सभ्यता है, पोटामो की जो सभ्यता है, उस सभ्यता में एक जो है जिसे लेख लिखा गया या स्तंभ लेख आप कह दीजिए स्तंभ लेख शायद, हाँ स्तंभ लेख लिखा गया जिसपे मेलुहा शब्द है। तो बताया जाता है वहाँ पे कि जो मेलुहा शब्द है वो सिंधु सभ्यता को वहाँ पे प्रदर्शित करता है। तो ये मेलुहा शब्द जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से बिलोंग करता है, लेकिन वहाँ पे स्तंभ लेख में जो है ये मेलुहा शब्द सिंधु सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता में किसी भी मंदिर समाधि आदि के अवशेष नहीं मिले, यानी कि मंदिर के हिसाब से नहीं, मूर्तियाँ मिली लेकिन मंदिर नहीं मिले, ठीक है। आंशिक समाधान हड़प्पा में, कलश समाधान मोहनजोदड़ो में और प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा से मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा, ठीक है, और 2 हिरण विराजमान हैं, ठीक है। यहाँ पे भैंसा होगा और 2 हिरण विराजमान है लेकिन गाय नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में शिव पूजा एवं वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी मिलते हैं कि शिव को मानते थे लोग। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को पूजते थे और सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्र, ठीक है, ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा में से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिलते हैं कि उस टाइम में देवताओं और को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में लिंग पूजा का प्रारंभ संभवतः प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति से हुआ था, जिसके बारे में हम लोगों ने शुरू में ही चर्चा की थी। मिट्टी की मूर्तियां सबसे अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता जो थी वो मातृसत्तात्मक थी, क्योंकि जो है स्त्री के गर्भ से जो है पौधा निकल रहा है, तो वो प्रकृति को, मैंने कहा वहाँ पे वो मानते थे। तो इस तरह से वो ये भी मानते थे कि प्रकृति की जो शुरुआत है वो एक स्त्री द्वारा ही हुई है, तो मातृसत्तात्मक थी, यानी कि स्त्रियों को वरीयता दी जाती थी। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। देखिए, पर्दा प्रथा भी था और सती प्रथा भी था, क्योंकि जो युगल समाधान मिले हैं वहाँ से आपको सती प्रथा का भी एक जो है लिंक मिल जाता है वहाँ से कि ये चीज़ें रही होंगी, क्योंकि जो है एक स्त्री और एक पुरुष युगल समाधान में जो है दफनाए गए थे, तो यहाँ से सती प्रथा का भी साक्ष्य मिल जाता है। हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक थी, यानी कि कुछ अक्षर या वो नहीं थे, चित्र के माध्यम से बातें होती थी और वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। किधर? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती, जैसे हम अपनी देवनागरी लिपि लिखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे और इसी वजह से वो क्या है, व्यक्ति के साथ एक कुत्ते को भी दफनाया गया था एक जगह। वो जगह आप बताइएगा, तो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि आगे जन्म मिलेगी, तभी तो वो जो है स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं और भी हवन कुंड की चीज़ें मिली हैं। तो ये थे टॉपिक्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो में कितना इंटरेस्ट है और आप पहले से कितना तैयारी कर चुके हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।